नमस्कार साथियों। तो आप सभी के बीच लेकर आए हैं माइंस रूल 1955 का क्लास 3। इससे पहले आप लोगों ने क्लास 2 देख चुका होगा, जिसमें कि मैंने 40 तक यानी 39 तक मैंने कवर किया था। चैप्टर 6 अब शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपके लिए क्या शुरू करने जा रहे हैं, फर्स्ट एड एंड मेडिकल अप्लायंसेस। ओके, ये थोड़ा सा एक चीज़ गड़बड़ हो गया है। ये बार बार पेन मुझे मिल क्यों नहीं रहा है, ब्रश। हाँ ठीक है। तो पिछला क्लास आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ देखा होगा। अब मैं फोटो से स्टार्ट कर रहा हूँ। अरेंजमेंट फॉर ट्रेनिंग पर्सन इन फर्स्ट एड एक्सेट्रा, मतलब कहने का अर्थ है रूल 14 में है कि फर्स्ट एड के लिए लोगों को ट्रेनिंग की व्यवस्था देने के लिए क्या प्रावधान है। तो इट शैल बी ड्यूटी ऑफ ऑनर एजेंट मैनेजर। तो ऑनर एजेंट मैनेजर के यह प्रावधान होता है, मतलब व्यवस्था करना जरूरी होता है कि हम ट्रेनिंग की सुविधा व्यवस्था दिलाएं। दूसरा, ट्रेनिंग ऑफ पर्सन इन फर्स्ट एड प्रोविजंस ऑफ इक्विपमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड इन दिस रूल। तो जो भी चीज़ रूल में दी हुई हैं प्रिस्क्राइब्ड इक्विपमेंट, उनके अनुसार पर्सन को हमें फर्स्ट एड प्रोविजंस देना चाहिए। सुटेबल अरेंजमेंट फॉर स्पीडी रिमूवल फ्रॉम माइन टू डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल एम्बुलेंस वैन। अगर किसी को भी गंभीर शारीरिक चोट या गंभीर बीमार हो जाता है तो उन्हें दवाखाने, डिस्पेंसरी या अस्पताल तक जाने के लिए, पहुंचाने के लिए पर्याप्त इंतजाम होना चाहिए। अदर सुटेबल व्हीकल इन विच पर्सन कैन बी टेकन इन supine कंडीशन ऑन स्ट्रेचर। या जो भी चीफ इंस्पेक्टर द्वारा आपका मान लीजिए दिया जाता है आदेश, तो अनुमोदित किया जाता है कि अगर किसी को किसी प्रकार से दिक्कत हो जाती है तो एम्बुलेंस गाड़ी द्वारा उन्हें भेजा जाएगा। और अगर किसी कारण से एम्बुलेंस उपलब्ध ना हो तो जो भी वहाँ पर मोटर वाहन है उसका इंतजाम करके उन्हें स्ट्रेचर में लिटाकर उन्हें हॉस्पिटल तक ले जाया जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा। रूल 41, फर्स्ट एड क्वालिफिकेशन। फर्स्ट एड क्वालिफिकेशन की मतलब, फर्स्ट एड क्वालिफिकेशन मतलब समझ रहे हैं कि आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी भी डॉक्टर के पास, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास या नर्स के पास। तो इसकी बात करते हैं। नो पर्सन अदर दैन क्वालिफाइड नर्स, ड्रेसर, कंपाउंडर, कम ड्रेसर और मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल बी अपॉइंटेड टू इन चार्ज ऑफ फर्स्ट एड स्टेशन। मतलब कोई भी क्वालिफाइड जैसे नर्स, ड्रेसर हो गया, कंपाउंडर हो गया, या डॉक्टर को छोड़कर कोई भी व्यक्ति फर्स्ट एड देने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा फर्स्ट एड स्टेशन में। ठीक है, जो क्वालिफाइड रहेगा उन्हें ही दिया जाएगा। अनलेस होल्डर ऑफ वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट ऑफ स्टैंडर्ड संत जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन, जब तक कि उन्हें संत जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन के द्वारा वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट न हो। नेक्स्ट, रूल 42, फर्स्ट एड पर्सनल। इसमें क्या दिया है? ऑनर एजेंट मैनेजर शैल सी एवरी फर्स्ट एड स्टेशन इज प्लेस्ड अंडर चार्ज ऑफ पर्सन होल्डिंग क्वालिफिकेशन। मतलब जो भी आपका खान का मालिक एजेंट या मैनेजर है वो सुनिश्चित करता है कि फर्स्ट एड स्टेशन में वर्किंग में योग्यता वाले ही व्यक्ति चार्ज में रहें। ठीक है, क्वालिफाइड व्यक्ति ही वहाँ पर रहे। और क्या लिखा है इसमें? नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू चार्ज ऑफ फर्स्ट एड स्टेशन शैल बी डिस्प्लेड एट एवरी फर्स्ट एड स्टेशन। मैंने जो भी बोला कि फर्स्ट एड स्टेशन में वर्किंग शिफ्ट में केवल योग्यता वाले व्यक्ति ही चार्ज में रहेंगे और किसी भी शिफ्ट में फर्स्ट एड स्टेशन का इंचार्ज शिफ्ट भर में आसानी से उपलब्ध किया जा सके। एन अप टू डेट लिस्ट ऑफ पर्सन केप्ट इन ऑफिस ऑफ माइन एंड परमानेंटली डिस्प्लेड एट फर्स्ट एड रूम। मतलब खान के फर्स्ट एड स्टेशनों, मतलब जो भी है इंचार्ज के काम के लिए नियुक्त सभी व्यक्तियों के नाम के ऊपर अप टू डेट सूची खान की ऑफिस में रखी जाएगी, ताकि फर्स्ट एड रूम में सुव्यक्त रूप से दर्शाई जा सके। नेक्स्ट है आपका रूल 43। एक मिनट। रूल 43 में फर्स्ट एड रूम के बारे में दिया गया है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। रूल 43,
फर्स्ट एड रूम, अभी हम लोगों ने किसके बारे में देखा? तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट एड क्वालिफिकेशन देखा था। अब रूल 43 में देखेंगे हम लोग फर्स्ट एड रूम के बारे में। तो क्या इसमें है कि एट एवरी माइन एम्प्लॉय मोर देन 150% ऑन डे ऑफ प्रेसिडेंट कैलेंडर। पिछले कैलेंडर ईयर में अगर कोई 150 व्यक्ति या उससे ज़्यादा रह चुका है तो वहाँ पर हम फर्स्ट एड रूम बनाएंगे। ठीक है, एक उचित फर्स्ट एड स्टेशन की व्यवस्था करेंगे अच्छी हालत में, जो उसके अंदर सभी शेड्यूल के तहत सामान रखे गए होंगे। नेक्स्ट है फ्लोर स्पेस नॉट लेस देन 10 स्क्वायर मीटर कंटेन एटलीस्ट इक्विपमेंट स्पाइड इन सेकेंड शेड्यूल। इसमें देखिए सेकेंड शेड्यूल के तहत सामान रखे जाते हैं यहाँ, और इसका जो फ्लोर एरिया है 10 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए। फर्स्ट एड फ्लोर एरिया यानी अगर आपका ये फर्स्ट एड रूम है तो 10 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, shall be whole time under charge of medical practitioner where number of person already employed in mine more than 1000। देखिए पूरे टाइम के डॉक्टर वहाँ पर एक क्वालिफाइड डॉक्टर रखा जाएगा फर्स्ट एड रूम में, एक योग्यता प्राप्त डॉक्टर, जहाँ पर 1000 व्यक्ति से अधिक एम्प्लॉय ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड हों। ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड मतलब समझते हैं जो पिछले कैलेंडर ये या एवरेज, जैसे मान लीजिए 1000 व्यक्ति हैं तो हमेशा मान लीजिए 1200 व्यक्ति हैं तो मान लीजिए हमेशा 1000 पर्सन ही ड्यूटी पर हमेशा ऑन रहता है। कुछ लोग आता है, कुछ लोग नहीं आता है, तो इसके उसको हमें ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड बोलते हैं। तो अगर कोई ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड 1000 से अधिक है तो वहाँ पर एक परमानेंट डॉक्टर रखा जाएगा। नेक्स्ट, सच मेडिकल प्रैक्टिशनर shall be assisted by nurse and a dresser, compounder and dresser who are qualified in the allopathic system of medicine। तो एलोपैथिक चिकित्सा के लिए आपको योग्यता प्राप्त नर्स और ड्रेसर कंपाउंडर रखा जाना चाहिए, रखा जाएगा। और चीफ इंस्पेक्टर अगर ज़रूरी समझे तो इसकी सहायता के लिए इसके अतिरिक्त भी नर्स या ड्रेसर आपको नियुक्त कर सकता है। ठीक, इतना क्लियर होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो मोस्ट इसमें चीज़ें हैं वो शॉर्ट नोट्स में यहाँ दी गई है, मैं उसी को आप लोग को शॉर्ट रिविज़न कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगला है आपका फर्स्ट एड स्टेशन विद इन 300 मीटर ऑफ अनदर फर्स्ट एड स्टेशन इन केस ऑफ अंडरग्राउंड। हम बात करेंगे फर्स्ट एड स्टेशन की। देखिए ये क्वेश्चन एक एमसीक्यू में बन सकता है कि किस शेड्यूल के तहत फर्स्ट एड रूम में सामान रखे जाते हैं, तो सेकेंड शेड्यूल के तहत, ये याद रखिएगा। इन एवरी ओपन कास्ट वर्किंग वन फर्स्ट एड स्टेशन फॉर एवरी पर्सन ऑफ पार्ट देयर ऑफ। मतलब प्रत्येक खाल में घायल व्यक्तियों के लिए हम लोग फर्स्ट एड स्टेशन बनाया जाता है ताकि वहाँ आसानी से फर्स्ट एड स्टेशन उसको पहुँचाया जा सके और उसका उपचार किया जा सके। तो इसमें देखिए थर्ड शेड्यूल के तहत सामान रखे जाते हैं। इसमें लगता है थर्ड शेड्यूल लिखा नहीं है, लेकिन मैं बता दूँ इसमें आप लोग थर्ड शेड्यूल नोट कर लीजिएगा। थर्ड शेड्यूल के तहत इसमें सामान रखे जाते हैं आपके फर्स्ट एड स्टेशन में। इसमें दो कंडीशन है, एक अंडरग्राउंड और एक सरफेस पर। इन दोनों में कंडीशन कुछ अलग अलग है, लेकिन वो चलिए बाद में देखेंगे। लेकिन इसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ इंचार्ज टू सी इक्विपमेंट प्रोवाइड स्टेशन केप्ट गुड ऑर्डर एंड replenished whenever necessary। An up-to-date list of all first aid station in mine shall be kept in office of mine permanently displayed at first aid room। लिस्ट जो भी फर्स्ट एड स्टेशन में आपका हो रहा है उसको अप टू डेट रखा जाएगा फर्स्ट एड रूम का। ठीक है, फर्स्ट एड स्टेशन में। यहाँ तक क्लियर है? जो भी आपका फर्स्ट एड स्टेशनों की अप टू डेट है वो खान ऑफिस में रखी जाएगी, फर्स्ट एड रूम के जो भी परमानेंटली प्रदर्शित की जाएगी। और ऊपर वाला बता दूं आपको कि जो भी फर्स्ट एड स्टेशन इंचार्ज का कर्तव्य होगा कि फर्स्ट एड स्टेशन में सभी उपकरण सहित उचित ढंग से रखे गए हैं कि नहीं, यह भी आपका कमी को पूरा किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट रूल 45, कैरिंग ऑफ फर्स्ट एड आउटफिट बाय ऑफिशियल। क्या कहना चाह रहा है कि पदाधिकारियों द्वारा फर्स्ट एड किट साथ रखना।
एवरी ओवरमैन फोरमैन मेट सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रिशियन एंड मैकेनिक इन अ माइन सेल होल्ड एट क्वालिफिकेशन। इनमें जो भी आपका ओवरमैन फोरमैन सभी चीज़ें हैं ब्लास्टर इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट एड की योग्यता प्राप्त होगा, तभी उन्हें ड्यूटी के समय अपने साथ फर्स्ट एड किट रखना होगा। आउटफिट की बात करें यानी फर्स्ट एड किट अपने पास रखना होगा इन सभी चीज़ों को। सेल कैरी वाइल ड्यूटी फर्स्ट एड आउटफिट कंसिस्ट ऑफ एक लार्ज स्टेलाइज्ड ड्रेसिंग और एक स्मॉल स्टेलाइज्ड ड्रेसिंग एंड ऑफ टिंचर ऑफ आयोडीन और अदर स्विचेबल एंटीसेप्टिक इन पॉकेट फॉर प्रिवेंशन। मतलब उनको अपने पॉकेट में आयोडीन की एक शीशी है, कोई एंटीसेप्टिक कीटाणुनाशक रखना होगा ताकि जब सामान को धूल व पानी से बचाकर अच्छी तरह से बंद करके रखा जाए और उसका सही समय पर उपयोग किया जा सके। ठीक है, ये सभी को रखना होगा जो भी माइन में वर्क कर रहे हैं, ओवरमैन फोरमैन मेट सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रिशियन। एक फर्स्ट एड किट अपने पास रखा जाना होना चाहिए। तो कैरिंग ऑफ फर्स्ट एड आउटफिट ऑफ ऑफिशियल पर्सन, तो रूल 45 याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। रूल 45A क्या कहना चाह रहा है इसमें, तो देखिए मेडिकल अटेंशन इन केस ऑफ इंजरी। कहने का अर्थ है इसका चोट लगने पर डॉक्टरी सहायता, मेडिकल अटेंशन इन केस ऑफ इंक्वायरी। तो क्या लिखा है, एवरी पर्सन रिसीविंग एन इंजरी इन कोर्स ऑफ हिज ड्यूटी शैल एज सून एज पॉसिबल रिपोर्ट द सेम टू एन ऑफिशियल। किसी भी व्यक्ति को ड्यूटी के दौरान चोट लग गया हो तो जल्दी से जल्दी उसकी खबर पदाधिकारी को, ऑफिशियल को दिया जाएगा। और अगर पदाधिकारी को खबर देने लायक स्थिति में नहीं है तो जिस व्यक्ति को सबसे पहले पता लगा उसका कर्तव्य होगा कि इसकी रिपोर्ट पदाधिकारी को दे। ऑफिशियल आफ्टर रिसीविंग सच इन्फॉर्मेशन सेल अटेंड द इंजर्ड पर्सन। अगर पदाधिकारी को पता चल जाता है कि घायल व्यक्ति को चोट लगा है, खबर मिल जाए तो वह स्वयं घायल व्यक्ति को देखभाल करेगा रूल 45 के तहत, जो भी हम लोगों ने पहले पढ़ा था। सेल बी ड्यूटी ऑफ इंचार्ज ऑफ नियरेस्ट फर्स्ट एड स्टेशन टू रेंडर सच फर्स्ट एड इंजर्ड पर्सन। तो जो भी घायल व्यक्ति है निकटतम अगर कोई फर्स्ट एड स्टेशन का इंचार्ज है तो कर्तव्य होगा कि वह घायल व्यक्ति को जरूरत के अनुसार उपचार करे। यह आपका रूल 45A में लिखा हुआ है। आल क्लियर होगा? तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका कौन सा हो जाएगा, देखते हैं रूल कौन सा है। रूल तो है आपका 46, मगर आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन चैप्टर 7। ठीक, चैप्टर 7 एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन। तो रूल 46 देखेंगे, पर्सन होल्डिंग पोजीशंस ऑफ सुपरविजन और मैनेजमेंट एक्सेट्रा। इसमें है कि सुपरवाइजर और प्रबंधन अधिकारी के बारे में क्या लिखा है, फॉर पर्पज ऑफ सेक्शन 37 ऑफ एक्ट मैनेजर, अंडरग्राउंड मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, वेंटिलेशन ऑफिसर एंड सेफ्टी ऑफिसर। जो भी इसमें नाम लिखा है देख लीजिए, ओवरमैन, फोरमैन, सरदार, मेड, ये जो भी जितने भी प्रकार के हैं, सर्वेयर एंड असिस्टेंट सर्वेयर, मेडिकल ऑफिसर, केमिस्ट, अक्सर, मेटलर्जिस्ट, वेलफेयर पर्सन, एनी अदर पर्सन हु इन द ओपिनियन ऑफ चीफ इंस्पेक्टर होल्ड पोजीशन ऑफ सुपरविजन और मैनेजमेंट। ये सभी कोई भी अन्य व्यक्ति को चीफ इंस्पेक्टर की राय में निगरानी, सुपरविजन या प्रबंधन मैनेजमेंट के पद पर है तो इन्हें यह सभी चीज़ें सुपरवाइजरी प्रबंधन अधिकारी माने जाएंगे। रूल 47, वीकली डे ऑफ रेस्ट। वीकली डे ऑफ रेस्ट, तो फॉर पर्पज ऑफ सेक्शन 28 एंड 29 ऑफ एक्ट क्या दिया है कि डे ऑफ रेस्ट फॉर एनी पर्सन शैल मीन पीरियड ऑफ रेस्ट एट 24 कंसेक्यूटिव आवर शैल बी पोस्टेड अप at notice board of mine where weekly day of rest is not same notice of rest allowed to each relay or set of individual। अब बताता हूँ इसमें ये क्या कहना चला है वीकली डे ऑफ रेस्ट में। काम के घंटों के बारे में सूचना दिया गया है, तो किसी भी व्यक्ति को आप लोग बताइएगा कि सप्ताह में कितने दिन काम करना चाहिए, तो 6 दिन। ठीक है,
और काम के घंटों की अगर विश्राम की बात करें तो 24 घंटे का देना चाहिए, यानी पूरे एक दिन का हमें छुट्टी मिलना चाहिए। वहीं इसके बारे में दिया है, ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं। नेक्स्ट है आपका रूल 48, नोटिस रिकॉर्डिंग हावर ऑफ वर्क। नोटिस रिकॉर्डिंग हावर ऑफ वर्क, तो काम के घंटों के बारे में सूचना दी गई है। इसमें ओपन कास्ट अंडरग्राउंड के बारे में दिया गया है। तो पढ़ेंगे हम लोग। रिफर्ड इन सब सेक्शन 1 और सेक्शन 36 ऑफ एक्ट, मेंटेन योर फॉर्म ए। मतलब जो भी आपका हावर ऑफ वर्क है वो नोट फॉर्म ए में दिया जाता है। A copy of notice shall be fixed on first page of register maintained in form B, C, D and E। तो जो भी ऐसे नोटिस की एक फॉर्म बी सी डी यानी रजिस्टरों के पहले पृष्ठ पर लगाई रखी जाएगी। लास्ट इसमें का देखेंगे रूल 49, कंपनसेटरी डे ऑफ रेस्ट। जो मैंने अभी रेस्ट की बात किया था और काम की, तो बताता हूँ इसके बारे में। इट शुड बी अलाउड अंडर सब सेक्शन 1 of 29 shall be so spaced that in 1 week not more than 2 such day be allowed to any one person। One before every last day of month must be displayed on notice board। तो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में अपने तरीके से बताता हूँ, आप समझेंगे। कहना चाह रहा है कि हर महीने के अंतिम दिन में अगर कोई ऑफिस के बाहर नोटिस लगाया जाएगा, नाम लिखा होगा कि बदली रेस्ट नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? तो 2 महीनों के अंदर वे तारीख लिखी होंगी जिन पर बदली रेस्ट दिया जाता है। और किसी को भी बदली रेस्ट इस प्रकार दिया जाएगा कि 1 सप्ताह में से 2 से अधिक दिन न पड़े। ठीक। और प्रत्येक खाने में बदली रेस्ट के दिनों का हिसाब फॉर्म एफ में रखेगा, रजिस्टर में रखा जाएगा। तो पहले तो बता दे रहा हूँ कि फॉर्म एफ खत्म है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। फिफ्टी 52 तक हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। रूल 49, रूल 50, एग्जेप्शन फ्रॉम हावर एंड लिमिटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। Section male adults employed in a mine on any work specified in column 1 fourth schedule shall be from provisions of this section of act specified in column 2 subject to such condition are specified in column 3। काम की अवधि के लिए नियोजन की पाबंदियों की छूट। तो इसमें आपका 4th शेड्यूल का बारे में दिया गया है। तो आप लोग जब रूल पढ़ेंगे तो 4th शेड्यूल इसमें पढ़ लीजिएगा। तो एक दिन में 12 घंटे तक और 7 लगातार दिनों में 66 घंटे से काम पर लगाए जा सकते हैं। ये इसके बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। अर्जेंट काम में कितना काम कर सकता है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो यही सब चीज़ें हैं। आप जब शेड्यूल 4 पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा आपको। रूल 51, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो नौकरी की समाप्ति, अगर किसी चीज़ का नौकरी समाप्ति हो जाता है तो उसके बारे में मेंटेन इन रजिस्टर फॉर्म बी। तो अब वो फॉर्म ए हो गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो जब भी किसी व्यक्ति का नौकरी या डिसमिस हो जाता है तो अन्य तरीके से समाप्ति हो जाती है, तो नौकरी छोड़ने पर चला जाता है तो उसकी नौकरी समाप्त हो जाती है। तो इसको उसका नाम और सामने दर्ज किया जाएगा रजिस्टर फॉर्म ए में। टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रूल 52, एम्प्लॉयमेंट ऑफ अप्रेंटिस एंड ट्रेनिंग। देखिए, जो भी कर्मचारी होता है उसका नियोजन ट्रेनिंग अप्रेंटिस के बारे में बात कर रहा है। तो ट्रेनिंग और अप्रेंटिस और ट्रेनिंग ऑफ एज 16 to 18 ईयर shall be employed in mine except under immediate supervision of competent person। किसी भी व्यक्ति 16 से 18 वर्ष की आयु तक कोई भी अप्रेंटिस या ट्रेनिंग किसी सक्षम व्यक्ति को देखरेख में बिना खान के काम पर नहीं लगाया जाता है। और 16 साल से कम उम्र के लिए अप्रेंटिस तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। ये क्वेश्चन बनता है कि अप्रेंटिस हम लोग कितने से कम ईयर के लिए कर सकते हैं? तो 16 से कम वर्ष पर हम लोग ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं। कम से कम 16 वर्ष पूरा किया जाना होना चाहिए, ठीक है।
तो आई होप यहाँ तक रूल को समझ में आया होगा। कोई डाउट या सवाल या कोई चूक गया हो तो बताइएगा, मैं उस पर आप लोग को अगले क्लास में बता दूंगा। तो आई होप रूल धीरे धीरे ख़त्म कर दूंगा, और इस पर एमसीक्यू तो मैंने बहुत सारे कराए हुए हैं, तो देख लीजिएगा। और डीजीएमएस का जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं माइनिंग मेड फॉर मैन का, अच्छी बात है, तैयारी जंग कीजिए। मैं एक रैपिड फायर लाऊंगा जिसमें कि सारे क्वेश्चन को रिवाइज एक बार एमसीक्यू सारा किया जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय माइनिंग, कीप लर्निंग कीप रिवाइज।